morning students, welcome in this live class of class 10th biology। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए अभी हमारा स्कूल ज्ञान निकेतन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है और इसी क्रम में मैं आप लोगों को आज क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में कुछ बताऊंगा। आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे और जो भी चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है, यदि आप घर पर इसे बार बार इस वीडियो को देखेंगे और खुद से स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो ये आपके लिए जो आपका पढ़ाई थोड़ा सा स्लो जा रहा है, ये नहीं कहूँगा कि डिस्टर्ब हो रहा है बल्कि स्लो जा रहा है, तो इसमें आपको ये बहुत फ़ायदा करेगा। आप लोग क्लास 9 से 10 में प्रमोट कर रहे हैं और आज बायोलॉजी का ये पहला क्लास है और पहला क्लास में अभी हम लोग क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग। तो हम लोग सबसे पहले अपने आप के ही बारे में जानेंगे और जैसा कि आप लोग अपने सिलेबस या अपने बुक में देख रहे होंगे, आपके बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, आप ही से संबंधित है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या है? लाइफ प्रोसेस बेसिकली हम लोग क्लास 10th में जो भी है वो हम लोग पढ़ेंगे अपने आप के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ह्यूमन एनाटॉमी, यानी कि हम लोग या जो अदर एनिमल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किस तरह सर्वाइव करते हैं, क्या बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस है क्या? डिफिनीशन बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि वर्ड आप देख रहे हैं लाइफ यानी कि जीवन और प्रोसेस यानी क्रिया। प्रोसेस यानी कि क्रिया। आप डिफिनीशन यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल ऑन दिस अर्थ, यानी किसी भी सजीव द्वारा किया जाने वाला वैसी क्रियाएं जो उसको धरती पर रहने के लिए जरूरी है, चाहे वो एक्टिव मोड में हो या इनएक्टिव मोड में हो। लाइफ प्रोसेस हमेशा होते रहता है। कोई भी सजीव चाहे वो क्रियाशील रहे या निष्क्रिय रहे, लेकिन यदि उसको इस धरती पे सरवाइव करना है, एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की चर्चा करें या फिर हम उसके पूरे रेस की चर्चा करें, कहने का मतलब पूरे स्पीसीज की चर्चा करें, तो उनके लिए लाइफ प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। अब है कि वैसी कौन सी क्रियाएं हैं जो हमको जीने में सहायता प्रोवाइड कर रही हैं या जीने के लिए ज़रूरी हैं। मीन्स लाइफ प्रोसेस कौन कौन है, तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस का लिस्टिंग कर देते हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा न्यूट्रिशन, then respiration, third one transportation, afterwards excretion, then number 5 I am writing over here is your control and coordination, and then 6th one is reproduction। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये हमारे पास 6 लाइफ प्रोसेस हैं जिसके बारे में हम लोग इस क्लास में स्टडी करेंगे। इन सबों के बारे में हम लोग जूनियर क्लास में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप लोग क्लास 6 या 7 से ही यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म का चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि सजीव के लक्षण क्या है, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जहाँ पर हम लोग कहते थे कि ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर फूड, ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर, ऑल लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, वहाँ पे हम लोग इसको बेसिक क्राइटेरिया में पढ़ते थे।
और यहाँ पे जब हम लोग सीनियर क्लास में अपग्रेड हो गए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये सब क्रियाएं होती कैसे हैं। मीन्स न्यूट्रिशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसेंशियल पार्ट था। लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानने का ये इसेंशियल पार्ट था, लेकिन ये होता कैसे है, बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे हम लोग इसी का डिटेल स्टडी करेंगे। एक और चीज आपको यहाँ पर बता दूं कि ये ओवरऑल जो भी हमारे लाइफ प्रोसेस यहाँ पर लिस्ट किए गए, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। यदि आप अपने बुक में देखेंगे तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, एक्सप्लेन हाउ ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर इंटर रिलेटेड। कहने का मतलब ये है कि ये 6 जो लाइफ प्रोसेस हमने यहाँ पर लिखा है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। यदि हम चाहें कि सिर्फ एक लाइफ प्रोसेस से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, इसमें से किसी एक को भी यदि हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेस कर दें या हटा दें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म फिर सर्वाइव नहीं करेगा। तो आपके बुक में भी आप देखेंगे पहला क्वेश्चन यही है कि ये लाइफ प्रोसेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं, हाउ। एक शब्दों में आप समझ लें कि न्यूट्रिशन, खाना सर्वाइवल के लिए जरूरी है। लेकिन क्या यदि सिर्फ खाना मिले तो आदमी सर्वाइव करेगा? एक डेड बॉडी के मुंह में यदि हम लोग फूड डाल दें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस, काजू किशमिश बादाम कुछ भी, यदि खाना खाने से सजीव जिंदा होता तो हम लोग डेड बॉडी को भी खाना खिलाकर जिंदा कर देते? नहीं, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा है, इसलिए उसके खाना खाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। जब तक जो है रेस्पिरेशन नहीं होगा, इस न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो भी आप फूड लेते हैं उससे न्यूट्रिएंट आपके बॉडी में नहीं जा पा रहा है, तो रेस्पिरेशन भी जरूरी है। अभी जो हमारा न्यूट्रिएंट बॉडी के अंदर यूज हुआ, अभी उनका सब जगह पर पहुंचना भी जरूरी है, फ्रॉम टिप टू बॉटम, टो टू हेड, सिर से लेकर पैर तक। कैसे होगा? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड के साथ मिक्स होंगे, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल हैं वो भी ब्लड के साथ मिक्स होंगे। वेस्ट मटेरियल जो है अपने एक प्रॉपर स्पेसिफाइड प्लेस तक पहुंचेंगे, और जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी अपने प्रॉपर स्पेसिफाइड प्लेस तक पहुंचेंगे। न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होगा, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं यदि बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होते रहे तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल है। तो उसके बाद होता है हमारा एक्सक्रीशन। एंड ओवरऑल इन सबों में हेल्प कौन करेगा? तो हमारा नर्वस सिस्टम, जो कि पूरे फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन अ प्रॉपर वे। कब किस चीज का, किस हार्मोन का सिक्रेशन होना चाहिए, कब किस एंजाइम का सिक्रेशन होना चाहिए, और तब सबसे लास्ट आता है हमारा रिप्रोडक्शन। यहाँ पर एक चीज हम आपको क्लियर कर दें कि ठीक है, एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए हमारा रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, क्योंकि एक इंडिविजुअल को यदि सर्वाइव करना है तो मात्र इस 5 प्रोसेस से सर्वाइव कर सकता है। लेकिन तब उस इंडिविजुअल के बाद क्या होगा? उस पर्टिकुलर स्पीसीज का यदि लास्ट मेंबर यहां से खत्म हो जाता है तो इसके बाद वो स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो हमारा इस अर्थ पे स्पीसीज का रेस मेंटेन रहे, इसके लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन के शुरुआत में बोला था, दैट लाइफ प्रोसेसेस आर बेसिक प्रोसेस और इसेंशियल प्रोसेस essential for survival of a particular living being or its race on this earth। एक पूरी जाति के सर्वाइवल के लिए ये लाइफ प्रोसेस जरूरी है। तो इसका मतलब कि रिप्रोडक्शन भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी हो जाता है। तभी उस पर्टिकुलर स्पीसीज के जितने भी बेसिक फीचर्स के साथ स्पीसीज यहाँ पर अवेलेबल हैं वो आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। और चूंकि किसी भी एक स्पीसीज को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं तो हमारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, और इकोसिस्टम को हार्म करने का ही ये नतीजा हम लोग आज एक देख रहे हैं। या पास्ट में भी बहुत से इस तरह के केस हुए हैं, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने सबसे पहले लाइफ प्रोसेस पर, जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो देखते हैं ये न्यूट्रिशन क्या है।
कैसे होता है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म का तो हम लोग चर्चा करेंगे ही कि न्यूट्रिशन जो है वो अलग अलग एनिमल में कैसे होता है। लेकिन जैसा कि मैं बताया कि हम लोग यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी पर कंसंट्रेट करेंगे, यानी कि हम लोग अपने आप को पढ़ेंगे। तो हम लोग का बेसिक कंसंट्रेशन होगा कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, हाउ दिस इज परफॉर्म्ड। अदर एनिमल का भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग अपने बारे में ही हम लोग ज्यादा पढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। क्या है न्यूट्रिशन? सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इनटेक ऑफ फूड इज न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन का लेना। लेकिन मैं हमेशा से आपको एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आप लोग सीनियर क्लास में अपग्रेड हो चुके हैं, तो हम लोग डिफिनीशन को थोड़ा सा और रिफाइंड वे में बोलेंगे और प्रिसाइज वे में बोलेंगे और इसको फिल्टर्ड करेंगे। सिंपली इनटेक नहीं, बल्कि इनटेक के साथ साथ यहाँ पर यूटिलाइजेशन भी होगा। एक जूनियर क्लास का बच्चा बोलता है कि खाना खाने की प्रक्रिया न्यूट्रिशन है, वेरी गुड, लेकिन खाना खाने की प्रक्रिया के साथ अब आपको जानना है कि ये प्रक्रिया कैसे हो रहा है, यानी कि आप उस फूड से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम लोग इसका डिफिनीशन देंगे दैट न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, intake of food as well as utilization of nutrients in our body or in a particular living organism, whatever you may say. तो ये है हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का डिफिनीशन। ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यदि हम लोग चर्चा करें, न्यूट्रिशन कैसे होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। So according to mode of nutrition, as we have already read, that organisms are classified into two categories. Some are called as autotrophs and then heterotrophs. These are classification based on mode of nutrition. Auto means self, and then troph, that is feeding, means those organisms which prefer self-feeding method, they are categorized as autotrophs, and those organisms which prefer mode of feeding by getting food from some other, that is autotroph. Those organisms are called heterotrophs. Hetero means other, other feeding, feed by others, feed by others. How? हम लोग अक्सर बोल देते हैं कि हमारे घर में खाना बनता है, लेकिन ये सही नहीं है। हम लोग के यहाँ खाना नहीं बनता है, हम लोग यहाँ खाना पकता है, हम लोग बनाते नहीं है। वी डोंट प्रिपेयर फूड, इन फैक्ट वी कुक फूड। Autotrophs on this earth are only green plants or some green algae, that is microorganism, some bacteria which possess chlorophyll. No other one can perform the function of preparing food. ऑटोट्रॉप्स इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स भी नहीं, ओनली ग्रीन प्लांट्स। और इसके अलावा एनिमल कैटेगरी में भी कुछ ऑटोट्रॉप हैं, जिसमें कि हमारा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास क्लोरोफिल अवेलेबल है। एंड हेटेरोट्रॉप्स, बाकी जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग सम नॉन ग्रीन प्लांट्स, दे ऑल टेक फूड प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, दैट इज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप ने जो खाना बनाया उसी को इनफैक्ट हम लोग भी यूज करते हैं। तो हम लोग हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में है, दूसरे एनिमल भी हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में है। खाना बनता कैसे है? खाना बनने की तो चर्चा होगी कि ग्रीन प्लांट्स खाना बनाते हैं, लेकिन कैसे?
कैसे खाना बनाते हैं, हाउ फूड इज प्रिपेयर्ड और व्हाट इज फूड। सबसे पहले तो हम लोग यही चर्चा कर लें कि खाना है क्या, जो आप खाते हैं वो है क्या, खाना जो आप खा रहे हैं खाना क्या है। The food that we eat is organic substance performed by some inorganic substance। खाना जो आप लोग खा रहे हैं है क्या, तो ये हमारा ग्रीन प्लांट्स द्वारा बनाया गया एक सब्सटेंस है जो कि कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल को मिलाकर बनाया गया। कैसे, हाउ प्लांट्स मेक फूड, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, जमीन से पानी लिया और उसके बाद खाना बना दिया। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस अक्सर हम लोग से पूछा जाता है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। ये क्वेश्चन भी आपके बुक में है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको, खाना कैसे बनता है। सी प्लांट टेक CO2 from atmosphere, then H2O from soil, including some minerals dissolved in water and in presence of sunlight and chlorophyll. In presence of sunlight and chlorophyll, they prepare C6H12O6 plus ये है हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज योर ग्लूकोज C6H12O6। तो ये हो गया हमारा खाना कैसे बनता है, प्लांट खाना कैसे बनाया। आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे और बैलेंस करके ले आएंगे। आपको होमवर्क रहेगा, नहीं रहेगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा बैलेंस कैसे होता है, क्योंकि आप लोग क्लास 10th और क्लास 9th में भी पहले पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन। क्लास 10th में भी पहला चैप्टर आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो हमें उम्मीद है कि आप उसके आधार पर आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। ये आपका होमवर्क भी रहेगा, अदरवाइज आप इसको कंसर्न्ड टीचर से आइदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी रिपीट करेंगे, आपको फिर कभी ये बता दिया जाएगा। अभी तत्काल इसको नहीं बताया जा रहा है। तो ये है हमारा फोटोसिंथेसिस, याद रखेंगे। कभी भी पूछा जाएगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो आप इसको बोल सकते हैं और आप इसको बैलेंस करके भी बोल सकते हैं। ना जब प्लांट ये CO2 और H2O लेते हैं तो करते क्या हैं, लीफ के स्टोमाटा के थ्रू हमारा CO2 का इनटेक होता है और रूट एयर्स के थ्रू हमारा H2O का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जब ये लोग पहुंचते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, कहां पर, क्लोरोप्लास्ट। क्लास 9 के सेल चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल में क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस। तो जब क्लोरोप्लास्ट के पास ये दोनों पहुंचते हैं तो वहां पर होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मीन्स breakdown of H2O in the presence of sunlight is called photolysis। अभी आप वाटर से जब H2O और O2 को अलग करते हैं तो H2 और O2 की, इसके बारे में आप लोग इसके पहले आप लोग टर्म पढ़े होंगे, परहैप्स इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी कि हम लोग वाटर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी तरह वाटर से H2 और O2 का डिकम्पोजिशन जो है वो हीट के प्रेजेंस में भी होता है, जिसको कहा जाता है थर्मोलाइसिस, और सनलाइट के प्रेजेंस में होता है तो इसको हम लोग कहते हैं फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस प्रोसेस से सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जहां पर H2 और O2 अलग हो जाते हैं, और बाद में कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि जहां पर दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि हम केमिस्ट्री से रिलेट करें तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट तरह के रिएक्शन भी नजर आ रहे हैं, जहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, अलग हो रहा है, तो आप इसको रिडक्शन भी कर सकते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे अलग अलग तरह के रिएक्शन का नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप केमिस्ट्री में भी इस इक्वेशन को देखेंगे तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन का नेचर कैसा हो सकता है। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का भी चर्चा हो गया, क्लोरोप्लास्ट। आगे हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद now how plants or sorry what are essential conditions required and what are materials required, condition required and material required for photosynthesis। मटेरियल का नाम पूछा जाए, ये क्वेश्चन है आपका, what are materials required for photosynthesis and what are condition required for photosynthesis। तो मैं चर्चा कर रहा था कंडीशन रिक्वायर्ड एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। इक्वेशन में आपके सामने लिख दिया हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कंडीशन पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, तो कंडीशन आप बता सकते हैं क्या चाहिए। कंडीशन का मतलब नेचर, और मटेरियल रिक्वायर्ड यानी कि सामान, मटेरियल, मैटर एंड मटेरियल, ये भी आप पढ़े हुए हैं। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन रहेगा। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के थ्रू आपने अभी तक जो देखा, जो समझा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जो भी आया उसको देखते हुए आप इसका एक सेल्फ नोट प्रिपेयर करेंगे। बुक आपके पास है, आप बुक का हेल्प ले सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार रिव्यू करेंगे और हमने जिन शब्दों का यूज़ किया है ज़रूरी नहीं है कि वही शब्द रहें, आप उससे अलग सिमिलर इन मीनिंग वर्ड का भी यूज करते हुए और एक नोट्स तैयार करेंगे। जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है इस वीडियो में, आप उन सबों को भी नोट कर लें। थैंक यू। और इसके बाद का आपका जो भी सेशन होगा नेक्स्ट क्लास, उसमें हम लोग इसके आगे का चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।